सुनो, आज मैं कौन सी साड़ी पहनूं? स्नेहल ने पूरी अलमारी बेड पर बिछा रखी थी। कोई भी पहनो, तुम सब में अच्छी ही लगोगी। स्नेहल की ओर प्यार भरी नज़र से मुस्कुराते हुए स्वराज ने कहा। उसने एक जरी वाली लाल रंग की साड़ी निकाली और उसके मैचिंग की ज्वेलरी पसंद करने लगी। स्वराज बड़ी गौर से उसके चेहरे के सुकून और खुशी को देख रहा था। साड़ी का पल्लू कंधे पर डालकर वो सभी झुमकों को बारी बारी कानों से लगाए स्वराज को दिखा रही थी। स्वराज ने एक पसंद किया और कहा, इसमें तुम सबसे सुंदर लगोगी, खूब जच रहे हैं तुम पर ये सुनते ही वो मुस्कुरा उठी, लेकिन सहसा उसकी नज़र अपनी पुरानी तस्वीर पे जा गिरी और एक आह दिल से निकली। वो आईने में खुद को देखकर मायूस हो गई। ये चेहरा सिर्फ तुम्हें अच्छा लग सकता है, किसी और को नहीं। अगर उस समय तुम न होते तो। वो एक बार फिर सहम गई। श्श। उसके होठों पे अपनी उंगली रखते हुए स्वराज बोला, आज इतना खुशी का दिन है, तुम वो समय याद मत करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। नीचे सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इसके आगे वो खुद भी कुछ नहीं बोल पाया और जल्दी से चला गया। उसे दरवाजे की ओर जाता देख स्नेहल दौड़ के उसके पास गई और पीछे से उसे गले लगा लिया। अगर वो सब भूल पाई हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। स्वराज सिर्फ मुस्कुराया और वहाँ से चला गया, या शायद मुड़ के उसे देखने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। कोई आह उसके दिल में भी चुभ रही थी, कोई बोझ उसके सीने में भी दफन था जिसे लिए वो आज तक घूम रहा था। हाल ही में स्नेहल एक 15 साल की लड़की के रेप केस को जीती थी और गुनहगारों को कड़ी सजा दिलवाई थी, जिसकी वजह से वो देश में चर्चा का विषय बन गई थी। उस जीत की वजह से आज सभी जनता ये जानना चाहती थी कि उस एसिड अटैक से लेकर कामयाब लॉयर बनने तक का सफ़र स्नेहल ने कैसे तय किया। इसीलिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें उसका इंटरव्यू लेने कई रिपोर्टर आए थे। स्नेहल नीचे आई और रिपोर्टर ने पहला सवाल किया, आपकी इतनी बड़ी जीत के बाद सब आपकी इस कामयाबी और हिम्मत की वजह जानना चाहते हैं। अगर आप कुछ बताएंगी उस घटना के बारे में तो आप जैसी कई लड़कियों का हौसला मिलेगा। रिपोर्टर की इस बात को सुनकर स्नेहल थोड़ा मुस्कुराई। मेरे पति सही कहते थे, एक दिन पूरा देश तुम्हारी आवाज़ सुनेगा, और आज उनकी वजह से ये बात भी सच हुई। तो सुनिए, जब मैं 20 साल की थी तब वो हादसा हुआ। मैं शाम को ट्यूशन से लौट रही थी, तब उस सड़क के मनहूस सन्नाटे में किसी ने मुझ पे एसिड फेंका। काले काम करने वाले उस कमीने ने चेहरे पे काला मास्क पहना हुआ था और मैं कुछ देख पाती उसके पहले ही वो अपनी बाइक लेकर भाग गया। उस समय मैं बहुत कमज़ोर थी, चेहरा जल रहा था और उस जलन में बहते मेरे आंसू चीख रहे थे। पर शायद तब किस्मत साथ नहीं थी। कोई वहाँ नहीं आया जो मेरी मदद करता। वहाँ जो भी आया सब मेरी हालत को देखकर डर से भाग गए। मेरी सारी बहादुरी, जूडो में रेड बेल्ट, सब एसिड की जलन में पीढ़ा बन के जल गया। चीखते चीखते मैं बेहोश हो गई और आंखें खुली तो रहने दें, आंखें तो खुली ही नहीं। होश आया तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। आंखें भारी थी, सिर्फ पापा की आवाज़ सुनाई दी और सारी घटनाएं याद आते ही मैं डर के मारे चीख उठी। उस हादसे ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी खूबसूरती, मेरा जज्बा, मेरी हिम्मत और यहाँ तक कि मेरी आंखें भी। मैं जानती नहीं थी कि किसने ये सब किया, लेकिन मन में यही दुआ थी कि एक बार वो हाथ आ जाए, उसे ऐसे ही जिंदा एसिड में जलाऊं। लेकिन न तो मैं जान सकी और ना ही पुलिस जान सकी। मैं बस 4 दिन अखबार की दर्दनाक खबर बन के रह गई, जो सबकी झूठी हमदर्दी बटोर रही थी। कोई मुझ पे तरस खाता तो कोई मुझे ही कसूरवार ठहराता। जिंदगी से हार कर जब मैंने खुद को ख़त्म कर देने का फैसला किया, तभी अचानक स्वराज मेरी ज़िंदगी में आए। सुसाइड पॉइंट पे हमारी मुलाकात हुई और फिर दोस्ती। धीरे धीरे स्वराज ने मुझे जीने की नई वजह दी, मुझे फिर से हंसाया और फिर से खड़े होने का हौसला दिया। किसी फरिश्ते की तरह वो मेरी ज़िंदगी में आए थे और मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आप सबके सामने बैठी हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो स्वराज के प्यार और हौसले की वजह से हूँ। उसने ना ही सिर्फ मुझे अपने पास्ट के साथ अपनाया, बल्कि उसने मुझे मेरे पास्ट से बाहर भी निकाला। मेरा दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने यूएसए में मेरी आंखों का ऑपरेशन करवाया।
और मेरी एक आँख मुझे वापस भी मिली। वो सिर्फ मेरे हमसफ़र ही नहीं, सही मायने में मेरे हमदर्द भी बने। अपने पति के बारे में बताते हुए उसके चेहरे पर झलकता गर्व देखकर सहसा स्वराज मायूस हो गया। पसीने से भीगा स्वराज दिल पर हाथ रख के जल्दी से बाहर निकल गया। सीने में मानो पहाड़ सा बोझ महसूस हो रहा था। वो जोर से छाती पे हाथ रखे आंगन में पेड़ के नीचे बैठ गया। सहसा स्वराज को ऐसे बाहर जाता देख स्नेहल भी उसके पीछे चली गई। दोनों को इस तरह इंटरव्यू छोड़ के जाता देख मीडिया वाले भी अपना कैमरा लेकर उनके पीछे पहुंच गए। स्वराज स्वराज को इस तरह बैठा देख स्नेहल घबरा गई। स्वराज, क्या हुआ आपको? आप ऐसे बाहर क्यों आ गए? मुझ पर और भरोसा मत करो। मैं तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे सीने में ये एक बोझ जैसा लगता है। अब शायद समय आ गया है। मैं तुमसे अब और झूठ नहीं बोल सकता। स्वराज, आप क्या कह रहे हो? प्लीज़ अंदर चलो। वो स्वराज को अंदर लेके गई और मीडिया वाले भी अंदर गए। स्नेहल, आज दुनिया को ये बताने का समय आ गया है। मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, मगर मैं उस काबिल नहीं हूँ। आंखों से सहसा बहने लगे आंसू को पोंछते हुए वो बोली, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। शायद तुम ये बर्दाश्त न कर सको, लेकिन यही सच है। 5 साल पहले सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, मेरे साथ भी एक हादसा हुआ था। रिपोर्टर अपने दोनों कान खोल के ध्यान से उन दोनों की बातें रिकॉर्ड कर रहे थे और लिख रहे थे। मेरा कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था और मेरे छोटे भाई का पहला। नया नया कॉलेज में उसे एक लड़की से प्यार हो गया और सबके सामने उस लड़की ने मेरे भाई की बेइज्जती की। शायद उसे मेरे भाई का तरीका पसंद नहीं आया था। सबका मजाक बन चुका था वो, और इसी सदमे में उसने सुसाइड कर ली। बहुत प्यार करता था मैं अपने भाई से। एक मिनट, कहीं तुम निखिल की? हाँ, निखिल ही। क्या? निखिल तुम्हारा भाई था? अगर तुम उससे प्यार करते थे तो तुम मेरे साथ आज यहाँ क्या कर रहे हो? वही तो, मैं तुमसे मेरे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि मेरा भाई अपनी बेइज्जती की वजह से नहीं मरा था। वो तुम पर एसिड फेंक कर अपने गुनाह से बचने के लिए मरा था, लेकिन बचने के चक्कर में वो खुद ही अपनी जान खो बैठा। तुम्हारी हालत देख के ये पता चला कि गलत हमारे साथ नहीं, तुम्हारे साथ हुआ था। और तुम्हारी बात सुन कौन रहा था? अगर तभी मैं सच्चाई सबको बता देता तो होता भी क्या? कुछ भी तो नहीं। मेरा भाई तो मर ही चुका था। सब तुम्हें हमदर्दी देते, लेकिन क्या सब वहीं खत्म हो जाता? नहीं, तुम और कमज़ोर हो जाती। मैं ये चाहता था कि तुम इस काबिल बनो कि गुनाह करने वाला ये जान ले कि चाहे वो जैसे भी तुम्हें बर्बाद करना चाहे, पर वो ऐसा नहीं कर पाएगा। और फिर भी कोई किसी के साथ ऐसा गुनाह करे तो तुम उसे सज़ा दिलवाओ। स्त्रियों की मजबूती उसे ये गुनाह करने से रोकेंगी। तुम्हें मैं मजबूत बनाना चाहता था, इसीलिए ये सब कुछ तुमसे छुपाया। तुम्हारे ज़रिए मैं सभी निखिल जैसे क्रिमिनल को ये चेतावनी देना चाहता था कि वो एसिड फेंक के भी तुम्हारी जैसी लड़कियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बदले में वही समाज में नामर्द साबित होंगे। ये सब सुन स्नेहल सोफे पर लुढ़क गई और आंखों के सामने 6 साल गुजर गए। वो हैवानी भरी रात याद आते ही वो फिर से कांप उठी। मैं निखिल का भाई हूँ। ये जानने के बाद अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो तुम आज़ाद हो, तुम्हें कोई नहीं रुकेगा। स्वराज की ये बात सुनकर वो होश में आई और उसके गले लग के ज़ोर से रोने लगी। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं अब तुम्हारी इस कोशिश को नई उड़ान दूंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे स्वराज। दूसरे दिन अखबार और टीवी में यही चर्चाएं हो रही थीं कि अगर हमारे देश में निखिल जैसे क्रिमिनल हैं जो किसी की इज्जत नहीं कर पाते, तो उसके सामने स्वराज जैसे बेटे भी हैं जो देश की मर्यादा और इज्जत की रक्षा करते हैं।